न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। दोस्तों, मेरठ के अंदर एक जगह पड़ती है, क्या ब्लॉक पड़ता है, जानी ब्लॉक, जानी खुर्द ब्लॉक के नाम से एक ब्लॉक है। और उसी ब्लॉक के अंदर एक गांव पड़ता है सिसोला बुजुर्ग, जिस गांव का नाम है, ये बागपत रोड पर पड़ता है। करीब बागपत रोड से 2-3 किलोमीटर अंदर जाकर राइट साइड में अगर हम मेरठ की तरफ से आते हैं तो ये पड़ता है। और आज हम जो पहुँचे हैं वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि आप देख सकते हैं, इस गांव की एक बहुत ही छोटी सी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक बच्ची ने पूरे देश के नाम को किस तरीके से रोशन किया है। और यूएसए उनको बुलाया जा रहा है। पूरी इंडिया से 17 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो यूएसए जाएंगे। उस बच्ची ने बहुत बड़ा कारनामा किया है और देश का नाम रोशन पूरी दुनिया के अंदर किया है। तो दोस्तों, उनसे बात करते हैं और बताएंगे, पूछते हैं उनसे कि उन्होंने किस तरीके से इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया और क्या क्या वजह रही और किस तरीके से उनको किसने गाइड किया कि आप इस तरीके से आगे बढ़िए। तो उसी के बारे में उस बच्चे से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका गुड़िया? हिना सैफी। हिना सैफी, बैठिए, चलो बैठ के बात कर लेते हैं। हिना सैफी जी, ये बताइए, जिस तरीके से आप यूएसए जाने के लिए सेलेक्ट किया गया है, आपको इंडिया से 17 बच्चे यूएसए जा रहे हैं, तो किस लिए आपको बुलाया जा रहा है? फर्स्टली मैंने एनवायरनमेंट पे वर्क किया था, क्योंकि जो इंडिया में बच्चे यूथ्स वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके, तो उनके लिए यूएन से, यूनाइटेड नेशन से पिछले साल सिलेक्शन हुआ था इंडिया से 17 बच्चों का, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो उनमें हमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हमारे यहाँ के यूथ्स क्या कर रहे हैं और हमें एनवायरनमेंट पे क्या करना है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आना है इंडिया को लेकर, अपने इंडिया के लिए। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से 17 बच्चे इंडिया से हैं, आप उत्तर प्रदेश से अकेले हैं और भी कोई है? यूपी से मैं हूँ। यूपी से आप ही हैं। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने यूपी के नाम, उत्तर प्रदेश के नाम को भी पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है कि कोई दूसरा यूपी से नहीं है, ये अकेले यूपी से हैं। और ऑल ओवर इंडिया से जो है सारे के सारे बच्चे 17 हैं जिनमें इनका नाम है। अच्छा, जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया, आपको किसने गाइडलाइन किया था इसके लिए कि आप एनवायरनमेंट पे काम कीजिए? फर्स्टली ये मेरा इंटरेस्ट था। मैं 7th-8th क्लास में होती थी तो मेरे स्कूल से ही ये मैंने शुरुआत की थी। मेरे टीचर्स होते थे मनोज कुमार सर, तो वो गांव में सर्वे के लिए आते थे, बच्चों को एडमिशन के लिए आते थे, तो मैं भी उनके साथ आती थी। तो मैंने जो गांव की बदहाली थी वो उसको मैंने नोटिस किया, जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुझे लगा मुझे अपने गाँव के लिए वर्क करना चाहिए। तो जैसे ही मैं एक्टिविटी बाहर से NGO के जो डायरेक्टर है मुकेश सर, वो गाँव में आते रहते थे, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते थे, तो मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मुझे लगा मुझे अपने गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जो एक ये क्लाइमेट चेंज है वो पूरे देश की नहीं बल्कि वर्ल्ड इंटरनेशनल समस्या है, जो हमें, जिससे सभी लोग जूझ रहे हैं इसमें। क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि उस सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, उस सरकार की वजह से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम सभी जिम्मेदार हैं, हम सभी को आगे आना है, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये एक माहौलियाती तब्दीली नहीं बल्कि सोशल जस्टिस यानी मुआशरे के इंसाफ का मसला है। तो हमें इसे जस्टिस के हिसाब से लेके चलना है और इसमें हमें हर बच्चे को, हर बड़े को, हर यूथ को आगे आना है इसको क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो समस्या देखने को मिल रही, इंटरनेशनल समस्या है, तो सर इसको लेके ये हमने जो एक कदम उठाया है, हम ही नहीं बल्कि पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन एमिशन हो रहा है और बहुत सारी ग्रीन हाउसेज जो
हमारी ओजोन लेयर को मतलब नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए सबको आगे आना है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत सारी जो हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, और जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए आगे आए। जो ये इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मान लीजिए जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है, डिसेबल जो हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपने बताया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और बहुत सारी हानियां हो रही हैं। इन्वायरमेंट की समस्या सिर्फ इंडिया या यूपी या किसी गांव की नहीं है, ऑल वर्ल्ड की समस्या है। सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कल हमने देखा कि कुछ जगह पे जो किसान लोग वो जलाते हैं, खेतों के अंदर जो जलाते हैं वो जलाया जा रहा था। उसको रोकने के लिए आवाम के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर ये कदम उठाना होगा। तो इसीलिए आपको जो यूएस से बुलाया जा रहा है, वहीं आपकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है शायद? अभी तो नहीं, फिलहाल सिर्फ सिलेक्शन हुआ था, तो अभी हम इंडिया में ही काम कर रहे हैं। वहाँ से कोई गाइडलाइन आपके लिए आई हो? गाइडलाइन थी और विद द चेंज कैंपेन के नाम से कैंपेन था। वहाँ पे बहुत सारे मीडिया ट्रेनर्स थे और मैनेजर्स वगैरह थे जो हमें ट्रेन करते थे कि हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है, कैसे मीडिया को फेस करना है, कैसे लोगों से पब्लिक से फेस करना है। तो उसके लिए 1 महीने की ट्रेनिंग मिली थी। और उसी के साथ साथ जो मेरी जो ट्रेनर है सानिया अनवर, वो सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ में हेल्प करती हैं। और उन्होंने ही मेरा इस चीज़ के लिए नॉमिनेशन कराया था यूएन के लिए। लखनऊ में ट्रेनिंग थी, उन्होंने बुलाया था मैं लखनऊ में। तो वहाँ पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी थी, सोलर एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी थी। और बहुत सारे जो एनवायरमेंट जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिन जिन चीज़ों से हो रहा है, उन सब चीज़ के बारे में बहुत ही डीपली समझाया था। तो मुझे बहुत चीज़ें समझ आई थी। तो उन्होंने ही मेरा यूएन के लिए सिलेक्शन कराया था और वही अभी तक मेरी हेल्प कर रही है। क्या लगता है जो सफ़र आपने चुना है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है? जी जी। किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि जो है आप इस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है? आप उनको किस तरीके से मतलब समझा पाएंगे? क्या आपने कोई दिमाग में इस तरह की नॉलेज आपके पास है कि किस तरीके से? अभी मैं आपको बताती हूँ, जो बनारस में हमने किया था लंग्स, जो आर्टिफिशियल लंग्स बनाए गए थे, जो 80 घाट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं और वो वहाँ पे गंगा नदी है तो लोग आते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी, तो वो लोकेशन ली थी। तो वहाँ पर आर्टिफिशियल लंग्स बनाए गए थे, जो फेफड़े थे, तो उनको वहाँ पर बनाया था। और वो 10 दिन के लिए इंस्टॉल किए थे कि उनको ये पता लगाना था कि ये कितनी जल्दी मतलब इम्पैक्ट पड़ता है पोल्यूशन का। जैसे N95 कपड़ा होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, तो उसके वो बनाए गए थे और बिल्कुल रियल लंग्स की तरह, जो एग्जॉस्ट फैन पीछे जैसे पंप कर रहे थे, बिल्कुल रियल लंग्स की तरह उनको बनाया था। तो जैसे उनको लगाया वहाँ पे और देखा कि बिल्कुल हमारे रियल लंग्स की तरह काम करेंगे, जब लगा तो देखा कि 10 दिन के अंदर चेक करते हैं कि कितनी जल्दी जो ग्रे कलर या ब्लैक कलर में टर्न हो पाते हैं। तो 3 दिन में वो ग्रे कलर में टर्न हो गए, तो 10 डेज में वो ब्लैक हो गए थे। तो लोगों को देखकर समझ आ रहा था कि उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो उनको समझ आ रहा था। लोग पूछ रहे थे हाँ ये क्या हो रहा है, तो उनको बस डायरेक्ट इतना कहने की ज़रूरत थी कि पॉल्यूशन का इम्पैक्ट है। जैसे इन पे आर्टिफिशियल लंग्स पे पड़ा है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमारा रियल लंग्स पे भी असर पड़ता है। तो ये ऐसा मैकेनिज़्म है कि उसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को देखकर ही समझ आ जाती है। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। और जैसे कि वॉल पेंटिंग है, और जो लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा समझाया जाए, क्योंकि वो बच्चों को ट्रेन करती हैं, वो एक मदरसा होती है बच्चों का। तो जो लेडीज़ हैं उनके लिए सेमिनार्स वगैरह करवाए जाएँ, और मैं करवाती भी हूँ। नेक्स्ट वीक में करवाऊँगी भी, लेडीज़ के लिए काउंसलिंग होगी। तो और जो सेमिनार्स है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें ये सब चलता रहेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह हर यूथ के समझ में आ जाएगा कि हमें इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। आप कितनी एजुकेशन हासिल कर चुकी, कौन सी क्लास आपने की है? मैंने अभी इसी साल BBA फाइनल हुआ है मेरा, और मैंने MBA के लिए अप्लाई किया।
एमबीए के लिए अप्लाई किया आपने। इससे पहले जब आपने 10th या 12th किया उसमें कौन सी डिवीज़न आपकी थी? 10th में मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, 12th में भी फर्स्ट डिवीज़न थी और ग्रेजुएशन में भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। और 10th मेरी खाला के यहाँ से थी, क्योंकि यहाँ गांव में 8 क्लास से आगे स्कूल नहीं है, तो क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो लड़कियों को बाहर भेजना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे उस टाइम पे। तो मैं अपनी खाला के यहाँ पे गई, 10th वहाँ करके आई। फिर थोड़ा सा समझे घर वाले कि हाँ कुछ कर सकती है, अच्छे मार्क्स लेकर आई, तो मेरा चांदी एडमिशन करा दिया 12th में। फिर उसके बाद मेरा 1 साल का गैप रहा 12th के बाद, फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। अगर बोर्ड की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिला है और आप इसमें सक्सेस होते हैं, तो क्या आपने सोचा है कि गांव की लड़कियों के लिए आप कुछ कर पाएंगी? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो सबसे के पहले लिए ज़रूरी है कि हमारे गांव में स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं, उनकी गलती नहीं है, सिर्फ स्कूल की वजह से बैठ पाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में एटलीस्ट इंटर तक स्कूल हो, और क्योंकि वो भी एजुकेशन को हासिल कर सके, और हर स्कूल में क्लाइमेट से रिलेटेड एजुकेशन जो है उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी एक हमारा हक है। हम इसको समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम साइंटिफिकली समझ नहीं सकते, हमारे पास डेटा नहीं होगा, तो हम सॉल्यूशन के लिए भी जल्दी से आगे नहीं बढ़ सकते। और हर बच्चे तक ये बात पहुँचे कि उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चले, उनको क्लाइमेट की जो एजुकेशन है उसके बारे में उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए। तो मैं पूरा एफर्ट्स करूँगी कि गाँव के सभी बच्चे इस चीज़ में आगे आए और स्टेप, क्योंकि जो मैं समझती हूँ कि बच्चों के मन में अगर इस चीज़ों को बिठाया जाए तो जल्दी चीज़ें समझ आती है। पहले वो घर जाके पेरेंट्स को बताएंगे। अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने अपने स्कूल में प्रोग्राम कराया था 30 सितंबर को, तो वहाँ पे बच्चों को कंपटीशन के थ्रू पोस्टर मेकिंग और ऐसे वगैरह उनसे बुलवाए थे, तो उन्होंने स्पीच भी दी थी। तो उनको जैसे उन्होंने पोस्टर मेकिंग की थी, तो उनको एक एक चीज़ समझ आई। ग्लोबल वार्मिंग का एक उन्होंने मैप तैयार किया कि हाँ कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्या 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 इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको समझ आई बहुत अच्छे से वो चीज़ें, और उन्होंने उसको रिप्रेजेंट भी किया। इस तरह के हम बच्चों को बता सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कि आपका नाम और पूरे देश का नाम आपने रोशन किया। हम पूछना ये चाह रहे थे कि आप जिस तरीके से इतने बड़े लेवल पर पहुँचे और आप आगे भी सक्सेस हुई, हमारी दुआ है आपके लिए। और आप सब सक्सेस होकर इस गांव की लड़कियों के लिए कोई स्कूल बनवाना चाहेंगी या सरकार से डिमांड करेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मैं सरकार से डिमांड करूँगी कि मेरे यहाँ अभी एटलीस्ट 12th तक तो स्कूल बने, फिर आगे की डिमांड भी रहेगी कि वो उनको आगे की भी ज़रूरत है एजुकेशन की। अच्छा चलो थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। आपके पापा का क्या नाम है? मेरे अब्बूजी का नाम रईसुद्दीन सैफी है। रईसुद्दीन सैफी क्या काम करते हैं? वो लोहे का ऐसी मजदूरी का काम है। मजदूरी का काम करते हैं। और आपकी अम्मी जो है वो हाउसवाइफ। यानी कि आप देख सकते हैं बच्चे ने किस तरीके से अपनी हुनर के जरिए या एजुकेशन के बल पर पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के नाम को रोशन किया, अपने प्रदेश के नाम को रोशन किया और आज अपने गांव के नाम को रोशन किया। और ये कि बहुत कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके पापा जो है लोहे का काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह का, और इनकी अम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। तो इतने नीचे से उठकर इतनी बड़ी उपलब्धि पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप देश का, दुनिया का और पूरी इंसानियत का नाम रोशन करिए और अपने भारत का नाम रोशन करिए, और इंसान की नफ़ा नसरानी के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। ये इंसानियत के लिए काम करना बहुत बड़ी बात है। और ये जो इन्वायरमेंट है किसी जाति धर्म के लिए नहीं, ये सब के लिए, पूरी तमाम दुनिया के इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।